हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम जो कि हमारे सीआईबी का तीसरा पेपर है, उसी का मॉड्यूल बी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल बी में आपका यूनिट 7 से लेके यूनिट 12, तो हमें ये सारे यूनिट मॉड्यूल बी में कवर करनी होगी। और इसका 7 चैप्टर सिर्फ थ्योरी आप बोल सकते हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर है। ठीक है, 7 चैप्टर, फिर 8 से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। बाकियों में आपके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। 7 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि पूरा थ्योरी दिया हुआ है और जस्ट बेसिक कि किस तरह से जो फाइनेंस को रेस करता है बैंक। चैप्टर का नाम ही है सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। तो कौन कौन सा सोर्स है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी जो है पैसा रेस कर सकती है, और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए चैप्टर नंबर 7 को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। तो किस किस सोर्स से जो है कोई कंपनी पैसा रेज कर सकती है। तो उसके कई सारे सोर्स है। इक्विटी शेयर्स इशू करके, इंटरनल आपका एक्रूअल भी होता है सिस्टम, प्रेफरेंस कैपिटल, टर्म लोन, डिबेंचर्स, और भी कुछ ऑप्शन है जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, पैसा यानी कैपिटल को रेज कर सकती है। तो ये सब उसके लिए फाइनेंस का सोर्स है। पहले यहाँ से इंट्रोडक्शन से देखते हो, तो इंट्रोडक्शन में बस इसी के बारे में बात की गई कि कोई भी बिजनेस है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। ऑल बिजनेसेस नीड फाइनेंस। और फाइनेंस से क्या होता है, वो अपनी एक्टिविटीज को रन कर पाते हैं, आगे इम्प्रूव कर पाते हैं। और इस पूरे पैराग्राफ में बस यही बता रखा है कि कौन कौन सा सोर्स है, मतलब किस किस सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इंट्रोडक्शंस को हम लोग गो थ्रू करने से पहले मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ कि इस इंट्रोडक्शन में एक्जैक्टली क्या बात की गई है। तो इंट्रोडक्शन में ये देख रहे हैं कि बिजनेस को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए किसी पर्सन ने, प्रमोटर ने कुछ पैसा लेके अपना बिजनेस शुरू किया, तो अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, अभी बिजनेस को ग्रो करना है तो पैसा चाहिए होगा। तो पहले तो प्रमोटर का खुद का पैसा होता है जिसको लेके वो बिजनेस की शुरुआत करता है, पर धीरे धीरे उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो इक्विटी शेयर्स इशू करना शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, ये ऑनर होते हैं, रियल कंपनी के रियल ऑनर आप बोल लीजिए। और जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तभी आपके इक्विटी शेयर होल्डर का जो है यहाँ से जाते हैं, फाइनल जो इसका पेमेंट उसी तरह से होता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर भी आप आसानी से जो अपने शेयर्स बेच के जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहता है। एक इक्विटी एक सोर्स है पैसे का। ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की क्या खास बात होती है, इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना रहता है, ये ऑनर नहीं होते। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इनको राइट्स रहता है, किसका, वोटिंग राइट्स रहता है। बट डिबेंचर्स को वोटिंग राइट्स नहीं रहता। उसमें भी कुछ कंडीशंस है कि अगर आपने डिबेंचर्स को 2 साल तक पेमेंट नहीं दी, उनका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दिया, तो 2 साल के बाद इनको भी वोटिंग राइट्स मिल जाता है। तो कुछ बेसिक बेसिक कंडीशन है, ये भी हम पूरे चैप्टर में डिटेल में देखने वाले, इक्विटी क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, उसी के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया। और डिबेंचर्स के अलावा और भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम पैसे की रेजिंग कर सकते हैं, जैसे बैंकों का टर्म लोन। बैंक भी लॉन्ग टर्म का जो है लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कंपनीज के लिए। ठीक है, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन भी बैंक प्रोवाइड कराता है। तो वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए, जो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल है उसको पूरा करने के लिए। अभी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। देखिए, द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ए बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इज बेस्ड ऑन द गैप बिटवीन। तो जो उसकी करंट असेट्स और लायबिलिटीज का जो गैप है, वही होता है हमारा वर्किंग कैपिटल गैप। तो उस गैप को बैंक फाइनेंस के थ्रू पूरा किया जाता है, और बैंक उस लोन को बोलता है वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन जो है किस पर्पस के लिए दिया जाता है, जो वर्किंग कैपिटल लोन है, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, वेजेस पे करना है, तो उस पर्पस के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे बोला है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का जो गैप है वही वर्किंग कैपिटल गैप होता है, और उसको जो है फाइनेंस किया जाता है वर्किंग कैपिटल की हेल्प से। अब यहाँ पे करंट असेट के बारे में बताया कि कौन से असेट्स होते हैं। करंट असेट्स वो होते हैं जो कि क्रिएट किए जाएंगे ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर इसका साइकिल चलता है, जैसे कि मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदे, ऑपरेटिंग साइकिल हम पढ़ रहे, रॉ मटेरियल्स खरीदे, ठीक है, आपके पास कैश था, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उससे आपने सेमी फिनिश गुड्स बनाया, फिर उससे आपने एक फिनिश गुड्स बनाया, फिर उसको आपने सेल्स किया। और ये भी हो सकता है कि आपने क्रेडिट यानी उधार में सेल किया, और बाद में क्रेडिटर्स आपको पेमेंट देंगे तो आपको फिर से कैश मिलेगा। तो इस पूरी साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। तो डिपेंड करता है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह की प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल्स 1 मंथ की भी हो सकती है, 3 मंथ्स की भी हो सकती है, 15 डेज की भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपने कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, उससे सेमी फिनिश गुड्स बनाया, फिर फिनिश गुड्स बनाया, और उस फिनिश गुड्स से आपने सेल कर दिया उधार में, और उस उधार में सेल किए पैसे से आपको फिर से पेमेंट आपकी मिली। तो पूरा साइकिल जब हमारे हमारे पास से कैश गया और हमारे पास कैश आया, डेफिनेटली अगर हमारी पॉकेट से 10,000 गया होगा तो हमें 15,000 मिला होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जब सेल करते हैं तो हाई रेट पे सेल करते हैं ना, जितने में हमारी लागत आई है तो उसमें अपना प्रॉफिट यानी मार्जिन जोड़ के हम लोग सेल करते हैं। तो इसीलिए मान लीजिए 10,000 हमारी पॉकेट से गया तो शायद 15,000 हमें मिला होगा, तो ये 5,000 हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसी साइकिल को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल।
तो करंट एसेट्स जो ऑपरेटिंग साइकिल, करंट एसेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। यही सब यहाँ पे आपको बताया, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन में उसी चीज़ की बात की गई कि बैंकों को कहाँ कहाँ से जो है फाइनेंस का ऑप्शन रहता है। तो एक शेयर्स इशू कर सकता है इक्विटी, दूसरा आपका डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, लॉन्ग टर्म के लोन हो गए। जनरली ये टर्म लोन किसी असेट्स को खरीदने के लिए दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर, कोई मशीनरी की परचेज करनी है कॉर्पोरेट को, तो वो टर्म लोन लेता है बैंक से। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है? डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए, रॉ मटेरियल खरीदना है किसी फैक्ट्री को, वेजेस पे करने हैं, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए उसको पैसा चाहिए होता है, तो उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लोन। ये जनरली शॉर्ट टर्म का रहता है, और वर्किंग कैपिटल बैंक जनरली कैश क्रेडिट की फॉर्म में देता है, और हर साल इसको रिन्यू किया जाता है। कैश क्रेडिट अब कौन सा अकाउंट होता है? इसमें एक लिमिट हमारी सेट कर दी जाती है, उस लिमिट के तहत हम जितना विड्रॉ करेंगे उसी पे हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। एग्जाम्पल, किसी कंपनी की 10 लाख की कैश क्रेडिट की लोन की लिमिट सैंक्शन होगी, तो 10 लाख तक विड्रॉ कर सकता है। मान लीजिए 10 लाख में से उसने 2 लाख विड्रॉ किया, तो 2 लाख विड्रॉ किया तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। 5 लाख विड्रॉ किया तो उतने पे इंटरेस्ट लगेगा। यानी जो हमें लिमिट दे दी जाती है कैश क्रेडिट, उस लिमिट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट हमें किस पे लगता है? जो पैसा हम एक्जेक्टली विड्रॉ करते हैं, जो हम डिपॉजिट जो है उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसी पे हमारे को इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल लोन बैंक कैश क्रेडिट लोन की टर्म में देता है। कैश क्रेडिट में हमारे को एक लिमिट दे दिया जाता है, और उस लिमिट के तहत हमें विड्रॉ करना रहता है। तो ये थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन में फाइनेंस किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ा। अब चलिए, अलग अलग सोर्स है, उसमें से पहला आपका सोर्स है फाइनेंस का इक्विटी कैपिटल। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर्स। कैपिटल मतलब पैसा। शेयर्स इशू करके जो पैसा मिलेगा उसी को बोला जाएगा इक्विटी कैपिटल। फिर यहाँ पे बताया हुआ है, कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस विच इज ऑन बाय द प्रमोटर। तो जनरली कैपिटल का मतलब क्या होता है कि प्रमोटर जो पैसा अपने बिजनेस में लेके आया होता है, उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और कई बार क्या करता है प्रमोटर, क्या करता है वो शेयर्स इशू करता है और जनता से इक्विटी फॉर्म में जो है कैपिटल रेज करता है, तो उसी को बोला जाता है इक्विटी कैपिटल। तो क्या क्या फीचर्स है इक्विटी कैपिटल को, उसके बारे में बात करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। तो मान लीजिए टोटल कैपिटल है किसी कंपनी की है 10,000, मान लीजिए 1 लाख है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसी को आपने यूनिट्स पे कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल को आपने 10,000 यूनिट्स पे कन्वर्ट कर दिया, तो एक शेयर की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये हो गई ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है डिसाइड होता है। तो आपकी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच यूनिट हैज अ सम वैल्यू कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। तो हर यूनिट, जैसे एक यूनिट का हमने वैल्यू बोला 10 रुपये, तो इसी 10 रुपये को बोला जाएगा नॉमिनल वैल्यू। इक्विटी होल्डर हैज टू टाइप ऑफ फाइनेंस राइट। तो जो इक्विटी होल्डर है, जिन्होंने शेयर्स लिए हुए इक्विटी शेयर्स, उसके पास दो राइट्स हैं। एक है डिविडेंड राइट, इनकम मतलब उसको डिविडेंड मिलना चाहिए, और दूसरा राइट है राइट टू रिटेन सरप्लस असेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। तो कुछ पैसा, जैसे आपके पास जो पैसा मिलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर एक्जेक्टली मालिक होते हैं कंपनी के, तो सारा पैसा ऐसा नहीं कि वो सारा पैसा डिविडेंड को तौर पे लेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को एक साल 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके मान लीजिए 5,000 ही इक्विटी शेयर होल्डर थे, तो सबको 1-1 करोड़ बांट दिया जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं। कुछ पैसा डिविडेंड के तौर पे दिया जाता है, और कुछ पैसे को अलग से रिटेन अर्निंग के तौर पे भी रखा जाता है। तो रिटेन अर्निंग का मतलब, जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो क्या आप पूरा 1 लाख रुपए खर्चा कर देते, कुछ पैसे को आप लोग अपने घर पे भी अलग से सेव करके रखते, तो वो आपका एक तरह से रिटेन अर्निंग हो गई। तो वैसे यहाँ पे जो है रिटेन अर्निंग कंपनी के लिए क्या है, जो भी प्रॉफिट है कुछ पैसे को तो डिविडेंड के तौर पे देगी, कुछ पैसे को अलग से रखेगी, ताकि इन केस पैसे की जरूरत पड़ेगी तब हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और एनीवन हु बाई और सब्सक्राइब टू एनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो भी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है, उसमें सारी टर्म्स और कंडीशन बताई जाती है उस शेयर को लेके। तो वो सारी टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से जो है शेयर्स को सब्सक्राइब किया जाता है, और शेयर होल्डर उसी टर्म्स और कंडीशंस को पूरा करते हैं। उसी टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से जो है उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं। ऑल सब्सक्राइबर टू द इक्विटी शेयर्स आर गॉन। तो एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी को किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया, क्या पर्पस है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है, किस तरह से काम होगा, किस किस को कितनी पावर दी जाएगी, तो उसकी बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में की जाती है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उसी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब किया जाता है, और जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं इक्विटी शेयर्स के, तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से काम करना रहता है। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर एग्जिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी को लिस्ट किया गया स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने से क्या है कि आसानी से खरीद और बेच पाएंगे, तो उससे जो आपके लिक्विडिटी जो आपके इक्विटी शेयर्स है उसका लिक्विडिटी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी शेयर्स को खरीद या बेच सकता है, तो लिक्विडिटी काफी इसमें बढ़ जाती है। इक्विटी शेयर्स कैन बी प्राइस बाय द इश्यूर एट ए नॉमिनल वैल्यू।
तो जो इश्यूअर है, जो कंपनी इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है, तो उसकी मर्जी होगी कि वो इक्विटी शेयर को किस रेट पे बेच रहा है। वो नॉमिनल प्राइस भी हो सकता है। नॉमिनल प्राइस कौन सा होता है, हमने यहाँ पे बात की थी ना, कि मान लीजिए 1 लाख के शेयर से 10,000 में बांटा तो 10 रुपए एक शेयर का कीमत हो गया, तो इसको नॉमिनल प्राइस बोला जाएगा। कई बार वो प्रीमियम में भी, मान लीजिए किसी शेयर की बहुत डिमांड है, तो कंपनी क्या करती है कि 10 रुपए के शेयर को 12 या 15 रुपए में भी बेच सकती है, तो उसको बोला जाएगा प्रीमियम। डिस्काउंट, किसी कंपनी के शेयर की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, तो 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए में भी बेच सकती है। ठीक है, तो उसको डिस्काउंट बोला जाता है। तो जिस हिसाब से कंडीशन होगी उस हिसाब से कंपनी जो इश्यूअर है वो इक्विटी शेयर का प्राइस रखती है। और सब्जेक्ट टू एक्सटेंट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, तो जो जो भी रेगुलेशन और गाइडलाइंस है उसको पूरा करके इक्विटी शेयर्स को चाहे तो इक्विटी कैपिटल को बढ़ाया भी जा सकता है। एक हर कंपनी की एक ऑथराइज कैपिटल होती है, वो भी आपका एक देखिए आ जाएगा थोड़ी देर में, हम देखेंगे कौन सा टॉपिक है। तो आपकी एक ऑथराइज कैपिटल होती है, तो उससे ज़्यादा अगर आप चाहे तो उसको, मतलब ये कि मैक्सिमम कैपिटल होती है, तो अगर आप परमिशन ले अपने रेगुलेशन के हिसाब से तो उसको इन्हांस करना, रिड्यूस करना, सब डिवाइड करना, ये सब जो है अलाउड रहता है। इक्विटी जो शेयर होल्डर होता है दे कैन ऑल्सो प्लेज, तो जो शेयर्स है उसको प्लेज का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दे देना, और बैंक फिर उसको सिक्योरिटी मान के आपको लोन देगा। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड लोन में क्या होता है, हम लोग गोल्ड देते हैं और बैंक उसको प्लेज करता है, मतलब एज ए सिक्योरिटी यूज करता है, और बाकी हमें लोन का अमाउंट देता है। तो बिल्कुल ये भी वैसे ही काम करता है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो है प्लेज के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके अगेंस्ट आप बोरोइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ फीचर्स हो गए इक्विटी शेयर होल्डर्स के, जो कि हमने यहाँ पे देखे। फीचर्स बोल लीजिए इसको, आप फायदे बोल लीजिए कि क्या क्या चीजें इक्विटी शेयर होल्डर पे लागू होती है। अब हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करेंगे कि इक्विटी और कैपिटल में जो कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती है, और सही बताए तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है जो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट आपका इक्विटी में से ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपकी 7-8 टाइप की कैपिटल है, ये यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप की कैपिटल होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक पहला टर्म है ऑथराइज कैपिटल, या इसको आप नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हो। तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑथराइज मतलब कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब कंपनी बनने जा रही होती है, मान लीजिए उसने अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब कुछ सबमिट किया, तो उसको एक अथॉरिटी दी जाती है कि आप इतने तक का कैपिटल इशू कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, अगर अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, मान लीजिए अगर ऑथराइज कैपिटल नहीं होती तो फिर क्या होता, ऑथराइज कैपिटल नहीं होती तो जिस कंपनी का मन करता वो कितने भी अमाउंट की कैपिटल मार्केट से रेस कर लेता, यही तो होता। तो यानी एक लिमिट पुट करना बहुत जरूरी है। और जो जनता है, जो जनता है उन्हीं के पैसे को जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है। मतलब जैसे आप शेयर्स, लोग कौन शेयर्स, कंपनी तो इशू करेगी, इसको खरीदेगा कौन, आम जनता खरीदेगी। तो आम जनता के राइट्स को सेव करना आपका किसका काम होता है, सेबी का काम होता है। तो इसीलिए जो है इस कंपनी के ऊपर, हर सिर्फ इस कंपनी के ऊपर नहीं, हर कंपनी के ऊपर एक लिमिट लगाई जाती है कि आप इतने रुपए तक का ही कैपिटल रेज कर सकते हैं। अब लिमिट किस हिसाब से डिसाइड होगा, डिपेंड करेगा कोई पुरानी कंपनी है या नई कंपनी है, उसका अगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड, अगर पहले मान लीजिए कोई इसने कुछ बोरोइंग की है तो किस तरह से रिपे किया। तो उन सभी चीजों को देख के जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है, और उसी में बताया जाता है कि आपको इतने तक की अथॉरिटी है। अगर किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1,000 करोड़ है, तो वो शेयर्स इशू करके मैक्सिमम 1,000 करोड़ रुपए तक ही रेस कर सकती है। रेस करना मतलब शेयर्स जनता को देना, और जनता इनको पैसे देगी। तो पैसा मैक्सिमम जो है 1,000 करोड़ तक होना चाहिए। तो ऑथराइज कैपिटल आपकी मैक्सिमम कैपिटल बताती है। ठीक है, इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि कंपनी को ऑथराइज है कि वो इशू कर सकती है, और विच कैन बी इन एनी इंस्टॉलमेंट एज अ बोर्ड डिसाइड्स। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑथराइज कैपिटल एक ही बार में आप इशू कीजिए, ऐसा नहीं है। पहली बार में आप 200 कीजिए, 200 करोड़, दूसरी बार में 400 कर लीजिए, 600 करोड़, तीसरी बार में जो बचेगा 400 वो कर लीजिए। तो मतलब आप इंस्टॉलमेंट में, जैसे आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके डिसीजन के हिसाब से आप इंस्टॉलमेंट में भी अपना जो है ऑथराइज कैपिटल का जो है उसको आप इशू करके, शेयर इशू करके जो है पैसा रेज कर सकते हैं। बट जो अमाउंट है इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये पहले टर्म हमें समझ में आ गई। अब हम सेकंड देखते हैं, वो है इश्यूड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज, जैसे मैंने बताया कि 1,000 करोड़ की अथॉरिटी है कि आप 1,000 करोड़ रुपए तक का पैसा शेयर्स इशू करके जो है रेस कर सकते हैं। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है। तो कंपनी को जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा एक ही बार में चाहिए। जैसे नया नया कंपनी को मान लीजिए सेटअप हुआ है, तो शुरुआत में उनको सारा पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनको 200 करोड़ ही चाहिए। तो पहली बार में वो क्या करेगी, 200 करोड़ के शेयर्स इशू करेगी। भले ही परमिशन आपको 1,000 करोड़ की है, बट जरूरी नहीं कि आपको 1,000 करोड़ ही इशू करने हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा उतना उतना जो है इशू किया जाएगा। तो मान लीजिए 200 करोड़ का डिसीजन हुआ है कि अभी जो है इस फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ की जरूरत है, तो ज्यादा अगर आप रेस करें तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो जितना कैपिटल कंपनी इशू करती है उसको बोला जाता है इशू शेयर कैपिटल। तो 1,000 की अगर हमारे ऑथराइज है, उसमें से कंपनी ने 200 करोड़ लेने का डिसीजन लिया, तो इसको बोला जाएगा इशू शेयर कैपिटल। ठीक है, इशू शेयर कैपिटल। चलिए, ये ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है। 1,000 में से आप 200 कर रहे हैं, ठीक है, विच इज इशू टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये जनता को आप 200 करोड़ का इशू कर रहे हैं, तो ये उसी का पार्ट है। मतलब 1,000 करोड़, उसी में से आप 200 करोड़ को इशू कर रहे हैं, तो वो जगह आपका इशू शेयर कैपिटल। तीसरा आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल।
अब आपने तो 200 करोड़ के लिए इशू कर दिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस हिसाब से आपने सोचा उस हिसाब से जनता भी सोचे। मतलब कंपनी को तो लगता है कि मैंने 200 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए, पर जनता जो है, आम जनता जो कि आपके शेयर्स को खरीदेगी, तो उस पर डिपेंड करता है। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब है, आपने मान लीजिए 200 करोड़ के 100 शेयर, सिंपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 100 शेयर इशू किए, तो जरूरी नहीं है कि 100 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और सभी के सभी लोग आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कितनी जनता ने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब किया। अभी सब्सक्राइब कैसे करते हैं, प्रॉपर इसका एक प्रोसीजर रहता है। यहाँ पे देखते हैं, कंपनी ने मान लीजिए 200 करोड़ की सब्सक्राइब के लिए बोल दिया, अभी जनता कैसे करेगी। कंपनी का डॉक्यूमेंट रहता है, शेयर्स की एप्लीकेशन और एक प्रोस्पेक्टस का फॉर्म होगा जिसमें कंपनी की सारी डिटेल रहेगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, सिंपल कैलकुलेशन 100 रुपए। तो उस 100 रुपए के शेयर्स को जनता क्या करती है कि वो जो 100 रुपए का शेयर है, तो अगर आपने ये आपका अकाउंटिंग का पेपर है ना, अकाउंटिंग जेआईबी में जो अकाउंटिंग का पेपर है, उसमें एक चैप्टर है कंपनी अकाउंट 1 एंड 2, तो उसमें कई सारे हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे कि शेयर्स किस तरह से इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सा एक कंसेप्ट है, उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई कीमत होती है 100 रुपए की शेयर्स की, तो उस पूरे पैसे को हमें एक बार में नहीं देना होता है। कंपनी ने बोला कि 100 रुपए में एक शेयर दिया जा रहा है, तो पहली बार में जो है सब्सक्राइब करने के लिए आपको पूरा अमाउंट नहीं पे करना। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन, ये जो 100 रुपए एक शेयर की कीमत है, इसको कंपनी 3-4 इंस्टॉलमेंट में वसूलती है जनता से, एक बार में पूरा पैसा नहीं मांगती। पहली एप्लीकेशन जो पहला पेमेंट है मान लीजिए 10 रुपए, उसको बोलेगी एप्लीकेशन फी। फिर सेकंड आपका हो जाएगा अलॉटमेंट फी 20 रुपए। फिर आपकी आ जाएगी फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। कितनी कॉल्स होगी डिपेंड करेगा कंपनी की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो कुछ कंपनी क्या कर सकती है कि एप्लीकेशन के टाइम पे 10 रुपए ले लिया और बाकी का 90 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे पूरा मांग सकती है। कुछ कंपनी जिसको जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से जो है शेयर होल्डर से पैसा लेती है। किसी को पैसा अभी नहीं, 2-3 महीने बाद चाहिए, तो वो फर्स्ट कॉल में उसको अभी थोड़ा सा पैसा चाहिए, बाकी बाद में चाहिए, तो वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल। तो डिपेंड करेगा कंपनी को कब कब पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उस हिसाब से वो कॉल्स ऐसे बना लेती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से जो है हो सकता है। तो सेम ऐसे ही है, जिन जिन जनता ने एप्लीकेशन का फी पे किया, जैसे मान लीजिए 10 रुपए, तो 10 रुपए का एप्लीकेशन फी पे किया, इसका मतलब ये कौन हो गए, इन्होंने सब्सक्राइब किया, तो इसी को बोला जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। पैसा आपको मिला कैसे, लोगों ने आपके शेयर्स को जो आपने इशू किया उसको सब्सक्राइब किया। इट इज अ पोर्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तो जो शेयर कैपिटल को आपने इशू किया, दैट इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जिसको जनता ने, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, ठीक है। अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड बाय द कंपनी। अब सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि आप शेयर होल्डर बन गए, कंपनी के मालिक बन गए, नहीं, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है। जैसे कोई नई यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे आप क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन फी पे करते हैं और आप उसका एप्लीकेशन भरते हैं मान लीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन आप भरिए, अगर कई बार आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो जो जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे सिर्फ उनको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये कॉलेज का हिसाब है। बट शेयर में भी कुछ इसी तरीके से होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्ट शो करने के लिए आपको एप्लीकेशन फी पे करना रहेगा, ठीक है। अगर आपको कंपनी ने अगर आपको शेयर्स दे दिए तो ठीक है, आपको बाकी की कॉल्स के लिए बाकी का रिमेनिंग पेमेंट करना होगा। जैसे 10 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे आपने पे कर दिए, बाकी का 90 रुपीज कंपनी आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने को बोलेगी, अलॉटमेंट में 20 रुपए बोल देगी, या बाकी का फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में बोल देगी। लेकिन जरूरी नहीं होता कि जितने भी लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया सबको पैसा सबको शेयर्स मिलेगा, किसी को कंपनी मना भी कर देती है। अभी वो कब मना करती है वो अभी हम देखेंगे। तो मान लीजिए कंपनी ने क्या किया कि जो 10 रुपए का जो मान लीजिए कंपनी के पास से 100 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन का फी पे करने के लिए 1000 लोग आ गए, तो कंपनी को तो सिर्फ 100 शेयर इशू करना है, 1000 लोग आ गए तो बाकी 900 को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 1000 लोग हैं सब ने अपना 10-10 रुपए जो है एप्लीकेशन फी के तौर पे पे किया होगा, तो बाकी 900 का कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी, ठीक है। वो भी रहता है रिटर्न करना, क्योंकि इसको सिर्फ 100 शेयर ही है इसके पास। दुकान में सामान सिर्फ 100 है और उसको खरीदने के लिए 1000 आ गए, तो आप क्या करेंगे, आपने सबसे जो है एप्लीकेशन फी के तौर पे पैसा ले लिया, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में बाकियों को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बाकी को आप रिटर्न कर देंगे। कंपनी अकाउंट 1-2 जो कि अकाउंटिंग, उसमें इसमें बहुत डिटेल में बताया, पर उसको आपको समझने की जरूरत नहीं। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा कि कितने पैसे की हमें जरूरत पड़ेगी उसको जो है सब्सक्राइब कैपिटल का सिंपल सा मतलब है कि इस इश्यूड कैपिटल में से कितना कैपिटल जनता ने जो है सब्सक्राइब किया है। अब आता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल जिसको कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया फाइनली, तो कंपनी आगे की कॉल्स के लिए उनको पे करने के लिए बोलेगी, उसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, अभी जरूरी नहीं है कि जितनों को कंपनी ने मान लीजिए 1000 एप्लीकेशन आई थी, सब्सक्राइब फी इन्होंने पे किया और कंपनी ने 1000 में से 100 को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो 100 को बोला जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। सो इसका नाम कॉल्ड अप इसलिए रखा गया क्योंकि कंपनी इसको आगे की कॉल्स करेगी। आगे की कॉल्स करना मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो आपको फोन के थ्रू भी बता सकती है, आपको ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकती है कि अपना अगला इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, तो उसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। कंपनी कॉल करके उनको पेमेंट के लिए बोल रही है। बट पेड अप कैपिटल का क्या मतलब है, अगर कॉल्ड अप कैपिटल में अगर सारा काम हो गया तो फिर पेड अप कैपिटल की क्या जरूरत है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या।
कॉल ऑफ कैपिटल में तो कंपनी उनको पैसे मांग रही है। मान लीजिए 100 लोग सेलेक्ट हो गए कि ठीक है आपको कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे, 10 रुपए तो आपने दे दिए, बाकी का पेमेंट आप लोग देना। ठीक है, इस तरह से कंपनी बोल रही है कि 90 रुपया बाद में अगली कॉल में पे करना। पर क्या सभी के सभी लोग जो कि जिनको 100 दिए गए हैं रुपए, मतलब जितने 100 लोग जिनको कि शेयर्स अलॉट हो गए हैं, तो क्या सभी लोग 90 का पेमेंट कर देंगे? नहीं, इसमें से भी कुछ डिफॉल्टर्स निकल जाते हैं। कुछ लोगों का मूड बाद में चेंज हो जाता है, उनको लगता है नहीं ये कंपनी के शेयर से मुझे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, तो उस केस में उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। उसके बावजूद वो आगे की जो कॉल्स है उसकी पेमेंट नहीं करते, यानी उन्होंने सब्सक्राइब कैपिटल की तो पेमेंट कर दी है, ये तो एप्लीकेशन फी के टाइम पे दिया था ना, लेकिन बाकी की जो कॉल्स है उसकी पेमेंट नहीं करते। तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड में सिर्फ इतना डिफरेंस है, अगर 100 को बुलाया गया कॉल्ड अप के लिए, ये वो है जो भी सेलेक्ट हो गए, लेकिन उसमें से 90 लोग या 80 लोग या 95 लोग, कितना भी हो सकता है, तो वही पेड अप बनते हैं, यानी ये वो है जिन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया है। फिर नेक्स्ट आता है कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर क्या होगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, जिनको शेयर अलॉट कर दिए, उनको कॉल किया बट उन्होंने पेमेंट नहीं की। कौन सी? बैलेंस पेमेंट, क्योंकि शेयर का कीमत था 100 रुपए, और जैसे मैंने आपको बताया पूरे 100 रुपए एक बार में नहीं होते। सब्सक्राइब में सिर्फ एप्लीकेशन फी के तौर पे 10 रुपए 15 रुपए ऐसे कुछ होगा अगर 100 रुपए कीमत, और बाकी कॉल्स के थ्रू धीरे धीरे पेमेंट करनी होती है एक शेयर का जितना भी प्राइस है, मतलब इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना होता है जितना भी एक शेयर का टोटल प्राइस रहता है उस हिसाब से। कॉल इन अरियर कौन सी हो गई? ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनको कॉल के लिए बुलाया, लेकिन कंपनी ने उसको फॉलो अप किया, लेकिन उन्होंने पे नहीं किया पूरा अमाउंट। पूरा अमाउंट या आधा अमाउंट, यानी आधा अमाउंट तो पे कर दिया था बट बैलेंस अमाउंट नहीं पे किया, तो उनको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो उनके साथ क्या होता है, वो उनके साथ क्या किया जाता है? अनपेड शेयर कैपिटल। तो अनपेड शेयर कैपिटल नाम से ही पता लग रहा है, जो अमाउंट अनपेड रह गया उसको ही बोला जाएगा अनपेड शेयर कैपिटल। तो जैसे मान लीजिए 100 में से 99 लोगों ने पे कर दिया, तो 99 हो गया आपका पेड अप कैपिटल, ठीक है 99 में, लेकिन एक ने पे नहीं किया तो वो एक आ जाएगा कॉल्स इन अरियर। तो अनपेड शेयर कितना हो जाएगा? जो अमाउंट होगा उसी को हम बोलेंगे अनपेड शेयर। तो एक पर्सन ने 90 रुपए नहीं पे किए, 10 रुपए तो उसने एप्लीकेशन के तौर पे पे कर देते, पर 90 रुपए नहीं पे किए, तो जो 90 रुपए है ये हमारा अनपेड शेयर कैपिटल हो जाएगा। फोरफिट शेयर है, फोरफिटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना। अब कंपनी को तो बुरा लगेगा कि उन्होंने आपको शेयर दिए और आप अब मना कर रहे हैं, तो उसके इसमें क्या होगा कि जो भी उन्होंने शेयर सब्सक्राइब कैपिटल के टाइम पे पैसा दिया था एप्लीकेशन का 10 रुपए, तो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, तो उसको कंपनी फोरफिट कर देगी। ठीक है, तो उसने बाकी का बैलेंस नहीं पे किया, और अब उसको जो है कंपनी उसके जो शेयर उसको क्या कर लेगी? फोरफिट कर लेगी, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के बाद उस शेयर को दोबारा से इशू किया जाएगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर ने तो पेमेंट नहीं दी, तो वो शेयर एक बच गया, तो वो शेयर कंपनी रीइश्यू करेगी जैसा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन होगा उस तरह से। तो इस तरह से जो है ये सारा का सारा काम करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। शॉर्ट में देखते हैं कि कौन कौन सी कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल, जितने टोटल कैपिटल की कंपनी को परमिशन दी जाती है, ठीक है, तो वो होगी उसकी ऑथराइज। जितनी मान लीजिए 1,000 की परमिशन दी, पर कंपनी को अभी सिर्फ 200 करोड़ ही चाहिए, तो 200 करोड़ के शेयर इश्यू करेगी, तो उसको बोलते हैं इशू शेयर कैपिटल। 200 करोड़ को जनता सब्सक्राइब करती है, मान लीजिए 100 शेयर इशू किए गए, 200 करोड़ उसका अमाउंट है, तो 100 शेयर इशू किए, तो जरूरी नहीं है कि जनता 100 के 100 सब्सक्राइब करे, उससे ज्यादा भी कर सकती है जिसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, उससे कम भी कर सकते हैं जिसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी ने मान लीजिए 200 करोड़ की कैपिटल रेज करना और 100 करोड़ जो है 100 शेयर्स की फॉर्म में ऐसा करना है, तो 100 शेयर्स वो इशू करेगी जिसके लिए वो 200 करोड़ की जो है कीमत रख रही है, यानी एक शेयर का 2 करोड़ हो गया, यानी अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो 2 करोड़ दीजिए, तब आपको एक शेयर मिलेगा हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि उसको 200 करोड़ रेज करना और 100 शेयर्स की फॉर्म में उसको इशू करना है। तो 100 शेयर की कीमत है 200 करोड़, तो एक शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? 2 रुपये, 2 करोड़ हो जाएगी, 2 करोड़ पे करना होगा। तो अभी कंपनी ने जो है बताया कि एक शेयर 2 का है, तो सब्सक्राइब लोग मतलब जो इंटरेस्टेड होंगे, तो वो जो 2 करोड़ है उसमें से मान लीजिए 1 लाख रुपए से 2 करोड़ नहीं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपए एक शेयर का कीमत, तो उसमें से मान लीजिए 10 रुपए मांग रही है सब्सक्राइब के तौर पे, एप्लीकेशन के तौर पे, तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप, मान लीजिए 100 शेयर है लेकिन 1,000 लोग आए, तो सभी को तो कंपनी नहीं ले सकती, बाकियों का जो पैसा है सब्सक्रिप्शन का 10 रुपए जो भी था एप्लीकेशन का पैसा वो रिफंड कर देगी, बाकियों का 900 का 100 को एक्सेप्ट कर लेगी। तो जिनको एक्सेप्ट हो गया कि हाँ आपको शेयर मिल जाएगा, तो आप हो जाएंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जैसे जब एल का आईपीओ आया था पहली बार, जब शेयर इशू किए थे, तो बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया था, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था उस टाइम पे, पर एल सभी को शेयर्स नहीं दे पाई थी। मान लीजिए 10,000 एप्लीकेशन आई थी और एल ने मान लीजिए 1,000 चाहिए हो, तो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन एल में देखने को मिला। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कब मिलता है? जब बहुत ज्यादा कंपनी की डिमांड होती है, बहुत अच्छी कंपनी होती है जिसके फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है। जिस कंपनी का रेटिंग अच्छा नहीं तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन मिलता है, मतलब उसने 100 इशू किए, सिर्फ 50 लोग ही है, तो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया पैसा देके एप्लीकेशन का, तो वो होता है सब्सक्राइब। कॉल्ड अप, जिसको कंपनी ने जो है शेयर्स अलॉट कर दिए और बाकी की पेमेंट के लिए बुलाया, वो होता है कॉल्ड अप। पेड अप, जितनों को भी बुलाया, मान लीजिए 100, सभी लोग नहीं आते, उसमें से भी 2-4 डिफॉल्ट कर ही जाते हैं। मान लीजिए 95 आए और 5 लोग डिफॉल्ट कर दिए, तो 95 आगे पेमेंट कर दी, तो उसको बोला जाएगा पेड अप कैपिटल, जितना पैसा मिला उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। कॉल इन अरियर्स, जो 5 लोग उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो उनको बोला जाएगा कॉल्स इन अरियर। अनपेड शेयर कैपिटल, कितना पैसा नहीं पे कर पाए, 5 लोग नहीं पे कर पाए, कितना अमाउंट है, तो वही आपका अनपेड शेयर कैपिटल इसमें हो जाएगा।
और फोरफिट शेयर, अभी कंपनी ने फॉलो अप किया, अनपेड शेयर होल्डर ने पैसा ही नहीं दिया, तो उस केस में उनके शेयर्स को कंपनी फोरफिट कर लेगी और उनका जो एप्लीकेशन का पैसा था जो उन्होंने सब्सक्राइब कैपिटल के तौर पे दिया था वो उसको रिफंड नहीं करेगी, अलग से एक अकाउंट में रखेगी, उसको बोला जाएगा फोरफिट शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। चलिए, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट था और यहीं तक जो है आपका इसमें से ही पूछा जा सकता है कि ऑथराइज ये सब क्या है, इसी में से क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इक्विटी शेयर्स क्यों जरूरी है, लॉन्ग टर्म लोन क्यों जरूरी है, तो मतलब क्यों इक्विटी शेयर्स के थ्रू या इक्विटी कैपिटल को ही रेस करना है। बैंकों से भी तो आप लॉन्ग टर्म का लोन ले सकते हैं कंपनी, तो वो ऐसा क्यों नहीं करती उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो कुछ फायदे जो कि इक्विटी शेयर्स को इशू करने के होते हैं, इसमें बोला है कि हमें दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड कंपल्सरी, जैसे बैंकों से लोन लिया तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पर इक्विटी शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक है तो उनको पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई रीपेमेंट का भी जरूरत नहीं है। लोन में तो हमें रीपे करना पड़ेगा, यहाँ पे रीपे का भी कोई जरूरत नहीं है। और इट प्रोवाइड द रिस्क कैपिटल जो हमें मिल रही है, अदरवाइज हमें जो है उसको सोर्सिंग डिफिकल्ट हो जाती है। और इसमें जो भी शेयर होल्डर है उनको ऑनरशिप वाली फीलिंग आती है कि हम कंपनी के ऑनर है। हायर अमाउंट ऑफ इक्विटी प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस, तो जो लेंडर्स है, ज़्यादा आपका इक्विटी शेयर का अमाउंट होगा तो जो कंपनी है, जो लेंडर्स है, तो उनको जो है अपना पैसा सेफ लगता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपकी कंपनी में। आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो आसानी से कोई भी बैंक आपको लोन दे पाएगा, अगर शेयर कैपिटल ही कम है तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा, तो इसी वजह से जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर है उसके थ्रू कैपिटल रेज करना बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू लोन और लॉन्ग टर्म लोन। तो ये तो हमने फायदों की बात कर ली, कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, जहाँ पे फायदे वहाँ पे नुकसान है, तो कुछ ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर में एज सच तो कोई कंपलसरी कॉस्ट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ पेमेंट करनी है, बट जो इक्विटी शेयर होल्डर वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं हायर रिटर्न देन रिक्वायर्ड बाय अदर इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो जो है रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं ना, क्योंकि कंपनी के ऑनर बन गए तो कंपनी डूबेगी तो उनका पूरा पैसा ही डूब जाएगा, तो इसीलिए वो ज़्यादा रिस्क जो है रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करते हैं और उनको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता तो वो शेयर्स बेच के आगे चले जाते हैं। सेकंड, जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग है इक्विटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर, कहीं और जब पैसा रेज कर रहे हैं इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करने में आपको काफ़ी खर्चा जो है आ जाता है। किस तरीके का खर्चा, एडवर्टीजमेंट करनी है, प्रिंट करनी है, ब्रोकरेज फी पे करनी, कमीशन पे करना है, अंडर राइटिंग कमीशन पे करना है। अभी अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, जनरली ये अंडर राइटिंग वो सर्विसेज दी जाती है जो कि शेयर्स इशू कराने में कंपनी की मदद करती है। ठीक है, और भी कोई कंप्लाइंस कॉस्ट है तो वो सब खर्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। बैंकों से लोन लो तो थोड़ा वो सस्ता पड़ता है, बट यहाँ पे हमारे को काफ़ी सारे खर्चे आ जाते हैं अगर हमें इक्विटी शेयर्स इसमें इशू करनी होती है तब। और इसमें जो है आपको किसी टाइप का जो है इसमें जो भी मान लीजिए डिविडेंड कुछ भी पे किया जाता है तो वो कब पे किया जाता है, टैक्स के बाद पे किया जाता है, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, मतलब आपने टैक्स पे कर दिया उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसी में डिविडेंड पे किया जाएगा, तो एज सच कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिल पाता, टैक्स बेनिफिट। और लास्ट सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स जो डिविडेंड पेमेंट है इट्स नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो आपने जो डिविडेंड पे किया उसको आप टैक्स के तौर पे डिडक्शन के तौर पे नहीं शो कर सकते। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें बोली गई है। और एक लास्ट पॉइंट इसमें बोला गया है, क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर जो है शेयर्स इशू कर रहे हैं तो वो एक तरह से कंपनी के ऑनर होते हैं, तो आप अपनी खुद की जो होल्डिंग है उसी को डाइल्यूट कर रहे हैं, आपका कंट्रोल ऑनरशिप से चला जाता है और धीरे धीरे जो कंट्रोल है मैनेजमेंट का चला जाता है, क्योंकि अभी आप ऑनर थे, आपने अपने जो कैपिटल को शेयर्स के थ्रू जो इशू किया, अभी जो है कंट्रोल शेयर होल्डर के पास जा रहा है, तो आपकी अपनी जो कंट्रोल है प्रोमोटर की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स इसके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंटरनल एक्रूअल। ये क्या होता है, बस आप लोग इतना याद रख लीजिए, इतना एग्जाम के लिए काफी कि इंटरनल एक्रूअल क्या होता है। तो ये इंटरनल एक्रूअल आता कहाँ से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से इसकी शुरुआत होती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने कुछ प्रोडक्ट को सेल्स किया, ठीक है, सेल्स किया और उसके बाद जो है कुछ उसकी कॉस्ट भी आई होगी। ये आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 में काफी डिटेल में बताया, यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट सेल्स किए, अब उसका जो है प्रॉफिट जनरली क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कंपनी ने सेल्स किया, उसमें से उसकी दो कॉस्ट आई होगी, एक तो होगी वेरिएबल कॉस्ट जो उसका खर्चा होगा, और फिक्स कॉस्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट उसने फिक्स पे किया, तो सेल्स में से वेरिएबल को माइनस करेगा, आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेगा, आएगा ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस अर्निंग में से उसे इंटरेस्ट भी पे करना है, टैक्स भी पे करना है, तो जैसे ही वो इंटरेस्ट पे कर देगी तो आ जाएगा ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, और जैसे ही वो टैक्स पे कर देगी तो वो आ जाएगा ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का शुरुआत यहाँ से होता है, जो आपको ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की टर्म दिखाई दे रही है इसमें, तो ये यही है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कौन सा पैसा होता है, कि वो पैसा जिस पे अब हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है, ये कंपनी का अपना पैसा है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है ये इस पैसे के मालिक है, अब कोई भी हमारी लायबिलिटी नहीं, कहीं पे भी पे नहीं करना। तो जनरली इसकी शुरुआत होती है सेल से। मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख के प्रोडक्ट
पीछे, तो उसकी दो तरीके की कॉस्ट होगी, कुछ होगी वेरिएबल, कुछ होगी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मान लीजिए बैंक से 10% फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया तो उसकी फिक्स कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है, मतलब जो अमाउंट हर महीने वेरी करता है तो उसको बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल खरीदना है, और क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए वेजेस पे करने हैं, किसी दिन 2 वर्कर्स आप रख रहे हैं, किसी दिन 5 वर्कर्स रख रहे हैं, तो उस हिसाब से कॉस्ट वेरी करेगी। तो आपकी जो सेल्स है उसमें से इस खर्चे को हटाइए, उसको बोला जाएगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से आपका जो फिक्स इंटरेस्ट है उसको हटाइए, फिक्स कॉस्ट को आप हटाइए, ठीक है, ये इंटरेस्ट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो फिक्स कॉस्ट को जैसे आप हटाएंगे तो आ जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके अलावा आपको कुछ और भी पेमेंट करनी है, मान लीजिए इंटरेस्ट कुछ और पे करना आपने कहीं से बोरोइंग की है तो आ जाएगा EBT। इसमें से अर्निंग बिफोर टैक्स यानी अभी भी हमें टैक्स पे करना है तो आप टैक्स पे कर दीजिए तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसको आप बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी अभी आपने टैक्स भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी उसको भी हटा दिया, फिक्स कॉस्ट को भी हटा दिया, तो सब कुछ हटाने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो रिटेन अर्निंग किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे क्या किया जाता है, ये जो पैसा बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, फाइनल या नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में क्या होगा, डिविडेंड पे किया जाएगा। मान लीजिए 1,000 शेयर होल्डर और फायदा हुआ 5,000 करोड़ का, जो नेट प्रॉफिट बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो वैल्यू मान लीजिए 5,000 करोड़ है। 1,000 शेयर होल्डर है तो 5,000 करोड़ को 1,000 में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हर किसी को 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे एज अ डिविडेंड। बट क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। जितना भी आपका नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसे को अलग से रखा जाता है, ताकि इन केस कंपनी को इमरजेंसीज पड़ेगी तो उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे। तो अलग से मान लीजिए जो 5,000 करोड़ है इसमें से 2,000 करोड़ तो हमने बांट दिया ऐसे डिविडेंड, और बाकी का 3,000 करोड़ अलग से रख दिया, ताकि इन केस कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। इसी 3,000 करोड़ को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। जो आपकी टर्म थी ना यहाँ पे, इसको रिटेन अर्निंग या इंटरनल एक्रूअल भी बोला जाता है। इंटरनल एक्रूअल, इंटरनल एक्रूअल, एक्रूअल का मतलब होता है इकट्ठा होना। इंटरनल मतलब खुद के पैसे जो है अंदर हमें उसको इकट्ठा करना है। जैसे घर में आप क्या करते हैं, आपकी सैलरी आती है तो क्या सारे पैसे को आप लोग FD शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं, थोड़ा सा पैसा आप अपने घर में अलग से बचा के रखते हैं। किसी का मान लीजिए 1 लाख सैलरी है, वो 10,000 रुपए को अलग से बचा के रखेगा इन केस कोई इमरजेंसीज आ गई, तो वो आपके लिए इंटरनल एक्रूअल हो गया, ठीक है। इंटरनल एक्रूअल मतलब घर में ही आप अंदर ही उसको पैसे को जमा कर रहे हैं, तो सेम ऐसे कंपनी भी करती है, उसी को बोला जाता है इंटरनल एक्रूअल। आई थिंक आप ये समझ गए कि इंटरनल एक्रूअल क्या है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे क्यों कैलकुलेट होता है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा नेट या फाइनल टैक्स है। इसके इस पैसे पे हमारा कोई और लायबिलिटी नहीं है, मतलब इस ये जो पैसा बच गया ना 5,000 करोड़, अब हमें कहीं नहीं देना, जितना हिसाब था हमने सब बराबर कर दिया। तो ये 5,000 हमारा फाइनल पैसा आ गया, इस पैसे पे और किसी का मतलब जैसे हमारी नेट सैलरी आती है ना, उस नेट सैलरी को हम जैसे भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा कुछ भी लायबिलिटी नहीं है, हम सब कुछ पे कर चुके होते हैं। तो सेम वैसे ये भी है नेट प्रॉफिट। तो इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आपका इंटरनल एक्रूअल को यूज और जो है कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि लिखा है कि नो कंपनी, ये फाइनेंशियल रूल्स भी रहता है कि नो कंपनी और वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल रहे हैं, तो वो सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। देर आर ऑल्सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल विच द रेगुलेटर वांट द मैनेजमेंट टू फॉलो। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड रूल होते हैं, मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो कि रेगुलेटर बताते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड तो डिक्लेयर करना है। ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा पैसा इंटरनल अकाउंट करके जमा कर ले, आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ता है। एज ए रिजल्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कुछ पैसा जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का है इस रिटेन इन द कंपनी, वो कंपनी में रखा जाता है, वो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को नहीं पे किया जाता, विच इज यूजली रिफ्लेक्टेड इन जनरल रिजर्व। तो उसको आप जनरल रिजर्व भी बोल सकते हैं। दीज रिटेन प्रॉफिट आर इंटरनल एक्रूअल ऑफ द कंपनी, इसी को जनरल रिजर्व बोलिए या इंटरनल प्रॉफिट बोलिए या रिटेन प्रॉफिट बोलिए, तो वो आपका इंटरनल एक्रूअल होता है, ठीक है। इसको कई 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 की जगह पे यहाँ पे इसको इंटरनल एक्रूअल या कहीं पे इसको जनरल रिजर्व का भी नाम दिया जाता है। रिजर्व मतलब जमा किया हुआ पैसा, एक्रूअल मतलब कोई चीज जमा है, तो सेम ऑलमोस्ट ये सेम चीज यहाँ पे होगी। इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि किस तरह से ये काम करेगा। इसके ये जो इंटरनल एक्रूअल सिस्टम है इसके क्या क्या फायदे और नुकसान उसके बारे में बात कर लेते हैं। देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंटरनल एक्रूअल, मतलब उस पैसे को आप किसी भी तरह से बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। इसको आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे भी इस पैसे को जो आपने अलग से पैसा रखा हुआ है ना, इस वाले पैसे को 3,000 करोड़, तो इसको कंपनी के किसी भी पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरनल एक्रूअल डोंट हैव एनी कॉस्ट फॉर यूज, तो ये आप ही का पैसा, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी। रेडिली अवेलेबल, क्योंकि ये आपने खुद से अपना अलग से रखा हुआ है अपनी अपने कंपनी के लिए, तो ये आसानी से अवेलेबल रहती है। दे आर लिक्विड, लिक्विड मतलब ईजिली आप इसको चाहे तो कभी भी इस्तेमाल कर पाएंगे, तो ये लिक्विड फॉर्म में आपकी रहती है।
द यूज और अवेलिंग ऑफ इंटरनल अक्रूवल डज नॉट चेंज द ऑनरशिप स्ट्रक्चर। मतलब इससे ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी खुद की कैपिटल है तो ऐसा नहीं है कि आप ये इंटरनल कैपिटल को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ऑनरशिप चली जाएगी। जैसे शेयर्स में होता है ना, जितने शेयर्स हम बेचते हैं तो एक तरह से हम अपनी ऑनरशिप को लिक्विडेट करते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं क्योंकि आप एक अपना फंड है। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ रेजिंग दिस फंड। इस फंड को रेस करने में कोई कॉस्ट भी नहीं आती क्योंकि आपने खुद से जमा किया। तो ये कुछ हमारे फायदे हैं इंटरनल एक्रूवल सिस्टम के। इसके कुछ नुकसान भी है, नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। और एक इसका नुकसान यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फंड होता है इसकी कॉस्ट हाई पड़ जाती है हमें। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का अनडिक्लेयर डिविडेंड होता है। मतलब ये वही डिविडेंड का पैसा जिसको आप डिक्लेयर नहीं किए, ये एक तरह से डिविडेंड का जो थे उनका हक था। तो ये अनडिक्लेयर डिविडेंड होता है जिस पैसे को आप इंटरनल एक्रूवल बोल रहे हैं। दिस फंड बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा, ये उनको बिलोंग करता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, दे एक्सपेक्ट रिजनेबल रिटर्न ऑन दिस। तो इस पैसे को आप कहीं पे भी लगा रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न उनको मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का एक्सपेक्टेशन इस पे हो जाता है। तो जो आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग है, दे आर डिप्राइव ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड के तौर पे नहीं पे किया जा रहा। और अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं और तो जो शेयर होल्डर है उनको हर्ट हो सकता है। लास्ट, कंपनी कैन नॉट बिल्ड ए गुड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रिजल्टिंग इनटू लेसर इंटरेस्ट बाय इन्वेस्टिंग पब्लिक। तो अगर जनता को पता लगता है कि कंपनी ज़्यादा पैसे अपना रिटेन्ड अर्निंग या इंटरनल एक्रूवल के नाम पे रखती है और डिविडेंड के तौर पे नहीं पे करती, तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं माना जाता। और जो इंटरेस्ट, जो पब्लिक है, ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करती आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं शो करेगी। जैसे आप बार बार रिटेन्ड अर्निंग हर साल रख रहे हैं तो कंपनी सोचेगी कि ये जो शेयर होल्डर है या पब्लिक सोचेगी कि ये तो हमारा पैसा है, इसी को कंपनी अपने देखा जाए तो शेयर होल्डर भी कंपनी के मालिक है, पर जनरली शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा डिविडेंड उनको दिया जाए, पर जनरली पूरा दिया नहीं जाता। इसीलिए अलग से कुछ पैसे को रिजर्व के तौर पे रखा जाता है। तो जो शेयर होल्डर है उनका इंटरेस्ट इस बात को देख के थोड़ा सा कम कंपनी में हो जाता है। चलिए, ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है? प्रेफरेंस शेयर से हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और इसको फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। पार्ट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ से शुरू किया था इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमने यही बोला था कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस, उसको पैसा चाहिए होता है बिजनेस रन करने के लिए। तो पैसे के कई सारे सोर्सेज हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन ले सकती है। वर्किंग कैपिटल का लोन बैंक जनरली कैश क्रेडिट की फॉर्म में देता है जिसमें एक लिमिट देती जाती है और उस लिमिट के तहत कंपनी जो पैसा विड्रॉ कर सकती है। तो जितना पैसा वो कैश क्रेडिट वाले अकाउंट से विड्रॉ करेगी उसी पे जो है कंपनी को इंटरेस्ट पे करना रहेगा। टर्म लोन भी जो है ये एक ऑप्शन रहता है। तो 4-5 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है इक्विटी कैपिटल क्या होती है। तो हम इन सारे जो 4-5 ऑप्शन है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि इक्विटी शेयर एक ऑप्शन है फंड रेजिंग का कंपनी के लिए। डिबेंचर्स, तो ये सभी टॉपिक के बारे में बताया हुआ है। टर्म लोन क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो इसी के बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है इक्विटी शेयर, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी जो कैपिटल है वो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं और इक्विटी यूनिट्स की फॉर्म में जो है इसको दिया जाता है और हर यूनिट जो है नॉमिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और दो तरीके के राइट्स होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर, उनके दो तरीके के राइट है। एक डिविडेंड मिले उसको, उस चीज़ का राइट रहता है, और दूसरा रिटेन सरप्लस जो है उस पर भी उनका राइट होता है। अभी रिटेन सरप्लस या रिटेन अर्निंग क्या है वो टॉपिक अभी हम देखेंगे नीचे। और जो भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो टर्म्स और कंडीशंस होती है तो शेयर होल्डर को सभी चीज़ें माननी होती है। इसके बाद 4-5 टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई है इक्विटी के लिए। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? मैक्सिमम परमिशन दी जाती है कंपनी को कि आप इतने पैसे के शेयर्स इशू करके जो है कैपिटल रेज कर सकते हो। तो उस मैक्सिमम परमिशन वाले कैपिटल को बोला जाता है ऑथराइज कैपिटल। मतलब कंपनी को मैक्सिमम अथॉरिटी कैपिटल की इतनी ही होती है। इशूड उस ऑथराइज में से कंपनी को मान लीजिए 1000 की ऑथराइज हो, अभी कंपनी को सिर्फ 200 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो सिर्फ 200 करोड़ के ही शेयर्स को इशू करेगी, उसको बोला जाएगा इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब, कंपनी ने तो 200 शेयर्स के मान लीजिए 100 शेयर्स इशू किए हैं 200 करोड़ रुपए के, सभी लोग उसके शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करते। कई बार अंडर सब्सक्राइब हो जाता है 100 से कम, कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाता है। डिपेंड करता है कंपनी की कैसी इमेज है। अगर बहुत हाई फाई कंपनी जैसे LIC में हुआ था, बहुत अच्छी नामी कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन वहाँ देखने को मिला था। तो बहुत ही कम लोग जो है, जो लकी लोग हैं, उनको वो शेयर्स मिल पाए थे। तब की बात है जब LIC अपना IPO लेके आई थी। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? तो ये जो सब्सक्राइब है इसमें से जैसे मान लीजिए 100 लोगों को ही कंपनी सेलेक्ट करेगी। मान लीजिए 1000 एप्लीकेशन आ गई सब्सक्राइब के तौर पे, तो 100 लोग जिनको सेलेक्ट किया गया उसको बोला जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। पेड अप, इस कॉल्ड अप में से मान लीजिए 100 को सेलेक्ट किया तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 लोग बाकी का पहला पैसा पे करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब के तौर पर उन्होंने मान लीजिए 10 रुपये पे किया, अभी 90 रुपीज उन लोगों को और पे करना है। तो कॉल्ड अप में क्या होगा, बाकी का 90 रुपीज के लिए कंपनी जो है उनको बोलेगी, कॉल करेगी कि पेमेंट कर दो। उसमें से सभी लोग पे नहीं करेंगे, पेमेंट करेगी तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। पेड अप मान लीजिए उस 100 में से सिर्फ 95 ने पे किया तो उसको बोला जाएगा पेड अप कैपिटल। जो 5 बज गए डिफॉल्टर्स, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर।
अनपेड शेयर कैपिटल उसी का अमाउंट है जो कि अनपेड रहेगा, जो कि हमें नहीं मिल पाया। फोरफिटेड शेयर क्या है? कंपनी, अब कंपनी को तो बुरा लगेगा कि हमने शेयर इशू किया और ये बाकी का बैलेंस देने नहीं आए, ये डिफॉल्टर्स हो गए, तो उस केस में कंपनी उनके शेयर अब जब्त कर लेगी, क्योंकि अब तुम्हें शेयर नहीं मिलेगा और जो पैसा तुमने सब्सक्राइब के तौर पर पे किया वो भी हम फोरफिट यानी जब्त कर लेंगे। ठीक है, इसमें टाइम रहता है, उस टाइम तक ना पे करो तो आपके शेयर जब्त कर लिए जाते हैं। अब वो जो शेयर्स कंपनी ने जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए, उसका क्या? कंपनी फिर से उसको रीइशू कर देगी। ठीक है, इस वजह से पूरा प्रोसेस काम करता है। अब अगला हेडिंग है वाई इक्विटी एंड नॉट लॉन्ग टर्म, मतलब इक्विटी शेयर से हम क्यों ले, लॉन्ग टर्म लोन क्यों ना ले? तो कई सारे फायदे, अगर लॉन्ग टर्म लोन लोगे तो रीपे करना पड़ेगा, तो इक्विटी में ऐसा नहीं है। और ये रिस्क कैपिटल प्रोवाइड कराती है। ठीक है, बाकी मिल पाना मुश्किल होता। और जो शेयर होल्डर है उनको ऑनरशिप वाली फीलिंग आती है कि हम कंपनी के ऑनर है। और अच्छी शेयर कैपिटल अगर आपकी होगी तो इसको इसको देख के जो है लेंडर्स, कहीं से आपको लॉन्ग टर्म लोन भी लेना तो जो लेंडर्स उसका कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी में काफ़ी बढ़ जाता है। फिर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी, जहाँ पे फायदे वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान भी है, तो क्या क्या नुकसान है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं, आप मतलब इसमें एज तो कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आती, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी उनका पैसा इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रिस्क लिया किसी कंपनी में अपना सारा पैसा लगा के, मतलब इन्वेस्ट करके। इन केस कुछ इशू होता है तो उनका सारा पैसा डूब सकता है, तो ये अच्छा रिटर्न जो है एक्सपेक्ट करते हैं। कॉस्ट थोड़ी हाई आ जाती है, जब अगर आप इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा ले रहे हैं तो आपकी कॉस्ट काफ़ी आ जाती है, जैसे आपको एडवर्टीजमेंट करनी होगी, प्रिंटिंग, ब्रोकरेज का चार्ज, कमीशन पे करना होगा, अंडर राइटिंग कमीशन पे करना पड़ेगा, कंप्लाइंसेस के कुछ खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे, तो उस सब के लिए जो आपको काफ़ी खर्चीला ये हो जाता है। और इसमें जो है आपकी कॉस्ट सर्विसिंग महंगी आ जाती है, रियल कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता। जो अदर वर्ड्स में लिखा है इसी को लिखा है कि जो भी आप पैसा दे रहे हैं डिविडेंड के तौर पे, तो उस पर आप कोई टैक्स डिडक्शन वाला क्लेम नहीं कर सकते। और ये जो आप शेयर्स है वो पब्लिक एट लार्ज को दे रहे हैं, तो एक तरह से आप अपनी ऑनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हैं। आपका राइट्स, आपका मैनेजमेंट ऑनरशिप इसमें कम होता जाता है जितने ज़्यादा आप अपने शेयर्स इशू करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनल एक्रूअल, तो हर साल आपको जितना प्रॉफिट बचता है, टैक्स पे करने के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सारा कुछ पे करने के बाद लास्ट में जो पैसा बचता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सारा पैसा कंपनी डिविडेंड के तौर पे नहीं देती है, वो कुछ पैसा देती है और कुछ पैसे को रिटेन अर्निंग के तौर पे या जनरल रिजर्व बोल लीजिए या इंटरनल एक्रूअल बोल लीजिए, तो तीन नाम है इसी के, रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट भी बोल सकते हैं और इंटरनल एक्रूअल भी बोल सकते हैं, तो वही आपका इंटरनल एक्रूअल होता है। ये कौन सा पैसा है? ये देखा जाए तो अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड है, ये वो डिविडेंड का पैसा जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया, जो जनता को, शेयर होल्डर को नहीं दिया गया, वही होता है आपका इंटरनल एक्रूअल। इसके क्या फायदे और नुकसान है? फ़ायदे तो यही है कि ये बहुत मतलब फ्री में ये पैसा अवेलेबल हो जाता है, किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारे इसके मेन मेन फ़ायदे हैं। इसके कुछ नुकसान की भी बात करें, जनरली जो आपके शेयर होल्डर है उनका ये अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड होता है, तो अगर आप इसको कहीं और इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इस पे। और अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को अगर आप डिविडेंड अनडिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, मान लीजिए 5,000 करोड़ का फायदा हुआ तो सिर्फ आपने 1,000 करोड़ डिविडेंड के तौर पे दिए और 4,000 करोड़ रख लिए, तो जो शेयर होल्डर है उनको हर्ट हो सकता है, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा पैसा हमें नहीं देती एज अ डिक्लेयर डिविडेंड। और ये सारे इसके जो है कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। चलिए ये हमने देख लिया। प्रेफरेंस कैपिटल जो है इसको हम पार्ट 2 से डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।